हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 का एग्जामिनेशन अगले 2 दिनों में है और साइंस के लगभग टॉपिक्स को आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ लिया होगा। लेकिन साइंस का जो कुछ टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज उसको अभी हम बताने वाले हैं। और केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है उन चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है उन टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और उन टॉपिक्स को डेफिनेटली पढ़ जाइए क्योंकि वहीं से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको आने वाला है। चैप्टर का शुरुआत करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, जो कि पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक्टिविटी जितना भी दिया हो एनसीईआरटी में वो सारे के सारे एक्टिविटी को पढ़ जाइएगा क्योंकि एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने का पूरा चांसेस है, उसको पढ़ जाना है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हम आपको देना चाहते हैं वो ये कि इस चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने भी कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, एस चांद का बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप एनसीईआरटी में जितना भी कंपाउंड है उसका कलर और उसका कॉमन नेम्स अगर अवेलेबल है तो सारे को याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन सब आता है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहेगा कि कंपाउंड दे देगा, एक कंपाउंड एक्स है वो दूसरे कंपाउंड वाई के साथ मिक्स हो रहा है, वाई ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, तो वहां पे कलर से समझना पड़ेगा क्वेश्चन को और आपको बनाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास अवेलेबल है एस चांद का किताब तो आप क्या करिए, इस चांद का किताब से यहाँ पर हॉट्स सारा का सारा क्वेश्चन बना जाइए। हम स्पेशली इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, चैप्टर जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन है, इसमें हॉट्स में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पार्ट में इस चांद में, वो सारा हॉट्स का क्वेश्चन बना जाइए क्योंकि 90% क्वेश्चन जो है आपका उस हॉट्स से ही मिलता जुलता आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, चाहे वो एमसीक्यू में रहे या अदर सब्जेक्टिव में आपको आ रहा हो तो वहां से उठकर आएगा। तो अगर इस चांद का बुक अवेलेबल है तो उसको डेफिनेटली पढ़ जाइए। और अगर आप लोगों को इस चांद के बुक का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इस तीनों को अच्छे से पढ़ लेना है और इस तीनों को पढ़ना ही नहीं है, इससे रिलेटेड जो इक्वेशंस था उन इक्वेशंस को भी याद रखना है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आगे बात करें तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये जो इक्वेशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको अच्छे से पढ़ जाइएगा। इसका इक्वेशन याद रखना है और इसका जो आपको डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम को भी डेफिनेटली एनसीईआरटी से देख जाइए। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन उसमें आप लोग पढ़े हुए थे, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि रिडॉक्स रिएक्शन में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर है तो ऑक्सीडेशन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो भी ऑक्सीडेशन होगा। तो दोनों से रिलेटेड इक्वेशन को पढ़ लेना है और एग्जामिनेशन में ये आ सकता है कि एक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि बताइए कौन सा सबस्टेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सबस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ जाना है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब आगे बढ़े। इसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से देख जाइएगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। तो हम लोग एक छोटा सा पोएम के थ्रू बताए भी थे आपको किस तरीके से, और पोएम जो है रिएक्टिविटी सीरीज वाला, वो पोएम का कहिएगा तो आपको हम लिंक डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है स्पेशली एमसीक्यू में कि फिजिबल रिएक्शन कौन है और कौन नहीं है। आपको इक्वेशन बहुत सारा दे देगा, अब पूछेगा कौन सा जो इक्वेशन है वो फिजिबल है। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट संभव है वो फिजिबल होगा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट संभव नहीं है जैसे कि हम उदाहरण दे देते हैं। अब जैसे यहाँ पर ZnSO4 है, जिंक सल्फेट है और जिंक सल्फेट के साथ SSU डाल देगा और बोलेगा क्या ये फिजिबल रिएक्शन है। तो क्या आपको लगता है कि कॉपर डिस्प्लेस कर देगा जिंक को? नो, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये फिजिबल रिएक्शन नहीं है। तो आपको चुनना पड़ेगा कि इसमें कौन फिजिबल है या कौन फिजिबल नहीं है, ऐसा करके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इक्वेशंस, जितना भी इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाए थे, इंडोथर्मिक मतलब होता है जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो और एक्सोथर्मिक मतलब जहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा हो। इस दोनों को एक बार अच्छे से देख जाइएगा और इस दोनों से रिलेटेड इक्वेशंस को भी जो बुक में दिया है उन सारे इक्वेशंस को पढ़ जाइएगा। इनका इक्वेशंस हो सकता है कि आपको आगे काम आ जाए चैप्टर में। तो ये तो था हम लोगों का चैप्टर कौन सा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इसके बाद अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हम लोग का एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट में वैसे तो बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, हाँ, जबकि इससे कम ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, लेकिन इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जरा समझ लीजिए। इसमें आपको इंडिकेटर्स पढ़ जाना है अच्छे से, सारा
इंडिकेटर पढ़ जाइएगा, सारा इंडिकेटर में किसका किस सब्सटेंस में क्या कलर होता है वो भी पढ़ जाना अच्छे से एसिड बेस के हिसाब से। दूसरा कॉमन नेम्स, इस चैप्टर में कॉमन नेम्स जरूर अच्छे से याद रखना है, बहुत सारा कंपाउंड दिया है, उसका कॉमन नेम दिया है, कॉमन नेम याद होना चाहिए। तीसरा है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन तीसरा जो सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल को अच्छे से पढ़ जाइएगा। पीएच स्केल में आपको एसिड बेस दोनों का पीएच वैल्यू क्या होता है नहीं होता है, H+ आयन कब ज्यादा होगा, OH- आयन कब ज्यादा होगा, तो ये भी ध्यान रखना है, इसको अच्छे से पढ़ जाना है पूरा। दूसरा इक्वेशन से आपको याद रखना है कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा को हम पढ़ाए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड याद होगा आप लोग को, तो कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, इन सभी के फॉर्मेशन का जो इक्वेशंस पढ़े थे आप, उन सारे इक्वेशंस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर जाइए, देख जाइए। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ जाना है कि कैसे पीओपी से जिप्सम और जिप्सम से पीओपी का फॉर्मेशन होता है, इसको भी अच्छे से पढ़ जाना है, याद रखना है। उसके अलावा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको कहा जाता है? अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा पूछ देता है कि एक सब्सटेंस दे देगा, जैसे मान के चलो कोई एक सॉल्ट का उदाहरण ले लेते हैं, Na2CO3 0.10 H2O, इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। तो 10 H2O जब इसके अंदर मिक्स कर देंगे, तो मिक्स कर देने के बाद अब जो हम लोगों को सॉल्ट मिलेगा, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब चला जाता है किसी भी सॉल्ट के अंदर, तो साल्ट हम लोगों का ड्राई हो जाएगा या वेट हो जाएगा, गीला रहेगा या सूखा रहेगा, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ड्राई रहेगा। बिल्कुल सही बात है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाने के बाद भी सब्सटेंस वेट हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो ड्राई ही रहेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बस वहां पे क्रिस्टल बनाने का काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां का सॉल्ट जो है वो वेट हो जाएगा। इसका जवाब नहीं लिखिएगा। चलिए आगे बढ़े, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बाद आगे बढ़ जाएं तो आप लोगों को बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कैसे बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं, बेकिंग सोडा का क्या यूज है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना है। दूसरा सॉल्ट्स के बारे में पढ़ाए थे, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में देख लीजिएगा, कौन से एसिड से कौन कौन सा सॉल्ट बनता है ये पढ़ लेना है। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट है एक्शन ऑफ वाटर ऑन एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस बिना वाटर के बिहेव क्यों नहीं करता है एसिड और बेस की तरह, ये भी अच्छे से पढ़ लेना है, इसका भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे पढ़ लेना है। ये सब अगर पढ़ ले रहे हैं तो फिर एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है, सारा क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप बना लेंगे। चलिए अगले तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा चैप्टर है हम लोग का मेटल एंड नॉन मेटल, जरा इसको समझ लीजिए। मेटल एंड नॉन मेटल में जितना भी एसिड्स और मेटल का इक्वेशन हम लोग पढ़े थे कि एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, इसको पढ़ जाना है। लेकिन एक एसिड ऐसा है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि नाइट्रिक एसिड ही वो ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन न करके वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, तो ये वाला केस भी स्पेशली पढ़ जाना है। इसमें एक्सेप्शन भी पढ़ाया गया था कि जिसमें कुछ केस है जहां पर ये नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ये वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। क्यों करता है इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा, इसके बारे में पढ़ाए थे हम कि क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको एक बार अच्छे से देख कर जाना है कि एसिड प्लस मेटल कौन कौन सा रिएक्शन होता है और सारे इक्वेशंस को देख कर जाना है। दूसरा बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन कौन सा इक्वेशन होगा, सारा इक्वेशन एक बार देख कर जाना है और देख कर ही जाइएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा मेटल अगर वाटर से रिएक्शन करे तो कब हॉट वाटर से, कब कौन सा मेटल कोल्ड वाटर से, कौन सा मेटल स्टीम से रिएक्शन करता है, इन इक्वेशंस को भी देखकर जाइएगा। और दूसरा यहां पर भी हम आपको बता दें कि एस चांद का बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें हॉट्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, उन हॉट्स के क्वेश्चन को डेफिनेटली बनाकर जाइएगा, वहीं से क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। और एक्टिविटी को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एनसीईआरटी से जितना भी एक्टिविटी दिया है उन सारे एक्टिविटी को पढ़ जाइए, एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़े थे इसी चैप्टर में हम लोग। उन आयनिक कंपाउंड्स का जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्वेश्चन अभी तुम पूछ भी रहे थे हमसे, तो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़कर जाना है। अगला बात करें तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला है हम लोग का मेटलर्जी। तो हम लोग को पढ़ लेना है ओर्स के बारे में कि ओर किसको कहा जाता है, मिनरल किसको बोलते हैं, और ओर का कॉमन नेम्स भी पढ़कर जाइएगा कि कौन से ओर का क्या नेम है। अब एग्जामिनेशन में आपसे पूछ देगा जिंक, ब्लेंज, हेमाटाइट और बॉक्साइट और, तो वहां समझना पड़ेगा कि हेमाटाइट और कौन से मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसमें से कौन सा मेटल हम ऑब्टेन करते हैं, तो उसको एक बार अच्छे से नाम देखकर जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है घुमाकर पूछ दे तो वहां जवाब देना पड़ेगा। फिर हम लोग पढ़े थे कि ओर्स में से हम लोग मेटल को ऑब्टेन करते हैं, इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। अब हाईली रिएक्टिव मेटल अगर है तो उसको ऑब्टेन
ऑब्टेन कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड हम स्पेशली एक वीडियो डाले थे, स्पेशली एक वीडियो हम डाले थे चैनल पे। उस चैनल का, उस वीडियो का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा वहां से। और उसमें हम आपको बताए थे कि यहां पर किस तरीके से ओर्स में से हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल कौन कौन होता है और उसमें से कैसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है मेटल्स को, उन सारे स्टेप्स को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस टाइप का पूछ दिया जाए कि आपको दे देगा कि एक जिंक ब्लेंज है और जिंक ब्लेंज में से जिंक कैसे ऑब्टेन करेंगे उसका पूरा स्टेप लिखिए, तो आपको इक्वेशन भी वहां पर लिखना पड़ेगा, तो उसको एक बार पढ़कर जाइएगा। दूसरा, थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है। थर्माइट रिएक्शन किसको कहते हैं, ये भी हम डालेंगे उस वीडियो में, देख लेना एक बार अच्छे से। थर्माइट रिएक्शन किसको कहा जाता है, क्यों यूज किया जाता है थर्माइट रिएक्शन का रेलवे वेल्डिंग वगैरह में। रेलवे में जो रेलवे ट्रैक जब टूट जाता है तो वहां पे वेल्डिंग का काम जब करते हैं तो नॉर्मल जो गैस वेल्डिंग होता है वो नहीं किया जाता है, वहां पे थर्माइट रिएक्शन कराया जाता है। क्यों, कैसे होता है उसको भी देख लेना एक बार अच्छे से। और अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को अच्छे से पढ़ लेना है और विथ डायग्राम के साथ उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा अब चौथा चैप्टर जो बच रहा है कार्बन एंड कंपाउंड, इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन, उसका हम वीडियो अलग से डाल दिए थे, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इस तरीके से केमिस्ट्री का चारों चैप्टर हम बता दिए और चारों चैप्टर से जो जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है वो सारा टॉपिक हम आपको बता दिए। उस टॉपिक को पढ़ जाइए और यहीं से आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उठकर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम फिजिक्स का पूरा टॉपिक बताएंगे, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। मोस्ट ऑफ 85% बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से 85% बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और 85% बच्चे लगभग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इतना मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।